आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ब्रांड की जो एक जमाने पे हमारे हर एक घर के अंदर था, हर एक हाउस होल्ड के अंदर था और ये देसी कंपनीज का मतलब एक तरह से चैंपियन ही बन रखा था। ये एक ऐसा ब्रांड था जिसने सैमसंग तक को टक्कर दे रखी थी। सैमसंग जो आज के टाइम पे भाई साहब आईफोन के कंपटीशन में है, अगर वो ब्रांड चल जाता तो भाई साहब वो सैमसंग को इस कंपटीशन से ही हटा सकता था। हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की। माइक्रोमैक्स जिसका जो सिंबल था वो ऐसे था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, पंच जैसे। माइक्रोमैक्स के साथ ऐसा क्या हुआ, वो इंडियन मार्केट से एकदम ही वैनिश ही हो गया, मतलब बिल्कुल ही गायब हो गया। क्या ऐसी दिक्कतें थी, क्या क्या रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स एक अपनी जो प्लेस है उस चीज को बना नहीं पाया, एक अपनी स्टैंड नहीं रख पाया। उसके साथ साथ इन्होंने जब 4 साल या 5 साल पहले जब इन्होंने कमबैक करना चाहा था, देशभक्ति का जो नारा भी इन्होंने दिया था उसके अंदर, उसके बाद भी ये मतलब अपना कमबैक भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में मैं आज आपको पूरी एक कहानी बताऊंगा। तो देखते रहो और सब्सक्राइब कर दो और इसके बाद कमेंट भी कर देना कि तुम्हें वीडियो लगती कैसी है, क्योंकि कई बार क्या होता है व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन तुम लोग यार बता ही नहीं रहे कि वीडियो कैसी लगी है, तो फटाफट से कमेंट कर देना। माइक्रोमैक्स जो कंपनी थी उसकी शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर मेजरली 2000s में, और 2008 तक ये मतलब कि मोबाइल फोन्स के अंदर अपना एक बहुत ही अच्छा प्लेस बना चुकी थी और वहाँ पे इसकी एक तरह से मोनोपोली हो ही जाती अगर बाकी कंपनियां जैसे पंगे ना करती उसके साथ। जो माइक्रोमैक्स की जो स्ट्रेटजी थी उस टाइम के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थी। उन्होंने क्या डिसाइड किया था, अनलाइक अदर स्मार्टफोन ब्रांड्स, वो तुम्हें दे रही थी वैल्यू फॉर मनी। क्या था कि वो कम पैसों के अंदर ही बहुत ही अच्छे फ़ोन बना पा रही थी। कैसे बना पा रही थी वीडियो में आगे बताऊंगा, पूरी देखना। और उसके साथ साथ क्या था, इसके अंदर आपको बहुत सारी फंक्शन मिल रहे थे, अच्छा कैमरा देती थी। उस टाइम पे 3G जब आया था उस टाइम पे इन्होंने फटाफट से अपने टैबलेट्स और मोबाइल्स दोनों के अंदर डाल दिए थे। इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी वो भी बहुत अच्छी थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने ड्यूल सिम फोन्स के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेशन किया था। माइक्रोमैक्स ही ऐसी कंपनी थी जिसने बाद में लाइक जब ये स्मार्टफोन एरा आया था उस टाइम के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छे एंड्रॉइड के स्मार्टफोन्स निकाले थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया एकदम ही से, जो मतलब ये बिल्कुल ही डिमिनिश होगी, गायब होगी एकदम मार्केट से। बताता हूँ आपको, 2014 और 2015 ये एक ऐसे साल थे जो माइक्रोमैक्स के लिए गोल्डन ईयर साबित हुए थे। इस टाइम पे क्या था, माइक्रोमैक्स इंडिया की 2nd नंबर पे थी, जबकि 1st नंबर पे उस टाइम पे सैमसंग चल रही थी एंड्रॉइड फोन्स के अंदर। लेकिन उसके बाद ही कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा गलतियां कह लो या फिर उनके कुछ सीक्रेट सामने आए थे, जिसके बाद से वो मतलब कि एकदम लॉस में चली गई थी। माइक्रोमैक्स ने एक बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग की थी। उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेके आई थी 2014-15 में, इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करवाई थी, लेकिन फिर भी ये फेल होती रही थी। धीरे धीरे करके उसका जो डाउनफॉल था वो आ ही रहा था। माइक्रोमैक्स ने 2014 और 15 के अंदर कनेक्ट टू इंडिया का मतलब एक तरह से स्लोगन भी दिया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, कम पैसों में बहुत ही अच्छे स्पेक्स वाले फोन, अच्छा कैमरा, बैटरी, मतलब ये सारी चीजें प्रोवाइड करना चाह रहे थे। जो उनका सपना था ज्यादा टाइम नहीं चला था। माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल के बहुत सारे अलग अलग रीजंस थे, कई ब्रांड्स का आना, बट जो मेजर रीजन था वो था चाइनीज ब्रांड्स का आना। जब इंडिया के अंदर रेडमी के फ़ोन आए थे उन्होंने सबसे ज़्यादा एक तरह से धोबी पछाड़ दे दिया था भाई साहब माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स को, और वो एकदम ही मार्केट से गायब होने शुरू हो गए थे। और रेडमी के जो फ़ोन्स थे वो मार्केट के ऊपर अपना कब्जा बनाने लग गए थे। बेसिकली क्या दिक्कत थी कि माइक्रोमैक्स अपना जैसे विद टाइम अपग्रेड नहीं कर पा रहा था। उनका काम था कि हाँ भाई वो पुराने ही फ़ोन्स आ रहे थे, उसकी भी थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए, थोड़ी सी रैम ज़्यादा कर दी और भाई साहब बेच दिया। माइक्रोमैक्स ने क्वालिटी और आफ्टर सेल्स की जो एक टेक्निक होती है सेल करने की, उसको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया था कि हाँ भैया हम अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे लेकिन हम सेल्स बहुत सारी कर देंगे, सस्ते में दे देंगे फ़ोन, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ा पा रहे थे। इनकी जो स्ट्रैटेजी जो ये पहले फॉलो कर रहे थे उसी चीज़ को रेडमी ने किया, लेकिन बेटर तरीके से किया। उसने क्या किया, कम प्राइस में और भी अच्छे फ़ोन्स, नए नए डिज़ाइन, फिंगरप्रिंट दे रहे हैं, और मतलब उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन दे रहे थे। रेडमी के फ़ोन इनको आके ओवरटेक कर गए, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स के फ़ोन थे वो पीछे रह गए थे। अब ना वो अपडेट दे पा रहे हैं, ना उनके फ़ोन इतने अच्छे चल रहे हैं, स्लो स्पीड हो रही है, और फिर मतलब कि लोगों को पसंद भी नहीं आ रहे थे। वो सब एकदम से शिफ्ट हो गए थे रेडमी की तरफ, तो एक तरह से माइक्रोमैक्स तबाह हो गया। अब माइक्रोमैक्स वो काम कर रहा था जो आज के टाइम में हर एक कॉस्मेटिक्स या फिर लगा लो पर्स बनाने वाली कंपनियां कर रही हैं। क्या करता था वो, चाइना से फ़ोन मंगाता था, उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा के इंडिया में बेच रहा था। इस चीज़ को बोलते हैं वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग के अंदर क्या होता है, आप किसी एक जगह से सामान लेते हो और उस चीज़ को आगे रीसेल करते हो अपनी ब्रांड का लोगो लगा के, जो चीज़ अब कोरियन प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। माइक्रोमैक्स के पास खुद का कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, जिसकी वजह से वो नई नई इनोवेशन कैसे करेंगे कमेंट में बताओ ना भाई, कैसे करेंगे। चाइनीज कंपनीज आई, उन्होंने अपना ही प्लांट जब इंडिया में ही बना लिया मैन्युफैक्चरिंग का, तो भाई साहब उन्हें तो सस्ता ही पड़ेगा ये चीज़। माइक्रोमैक्स को तो पैसे ही महंगा पड़ रहा था, तो वहाँ से वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए थे अपने बहुत सारे मोबाइल फोन। जो हमारे कंज्यूमर्स है या हम कह लो कस्टमर्स हैं, उन्हें क्या चाहिए थी, क्वालिटी।
लेकिन जो माइक्रोमैक्स है वो नहीं दे पाया। और जो चाइनीज़ फ़ोन थे, रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, ये सारों ने क्या किया कि उन्होंने उस टाइम पे इनोवेशन दिखा दी। 4G वेव के अंदर जैसे ही माइक्रोमैक्स ने सोचा कि अब हमें कुछ करना चाहिए, तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कंपनी तो चली गई थी फिर तब तक। तो माइक्रोमैक्स क्या कर रहा था, अपने खुद के ही फ़ोन्स को फटाफट से ख़राब कर रहा था, या फिर कह लो एक तरह से कैनिबलाइज कर रहा था। कैनिबलिज्म जिसे बोलते हैं ना, क्या था, उसने एक ही तरह के फ़ोन बहुत सारे बना दिए। तो भाई कस्टमर अगर आप किसी भी स्टोर पे जाओगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे, भाई फ़ोन ले कौन सा। जबकि जो रेडमी और ओप्पो के फ़ोन थे या वीवो के, इन्होंने क्या था, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एक पर्टिकुलर फ़ोन बना दिया था। और वहीं से जैसे अब टर्म्स आ गया, फ्लैगशिप फ़ोन है, नॉर्मल है, मिड रेंज है, मतलब कि हर एक सेगमेंट को अलग तरीके से कवर कर रखा था, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज को बेनिफिट हो गया और माइक्रोमैक्स गायब हो गई भाई, गायब। माइक्रोमैक्स को जाना पड़ा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ सस्ते फ़ोन बेचना और लोकल होने से ही काम नहीं चलता। जो अगर आपको अपनी ब्रांड बनानी है या फिर लोगों का ट्रस्ट गेन करना है, तो उन्हें क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको इनोवेटिव करते ही रहना पड़ेगा। तो अब जब वो कंपनी वापस आना भी चाहिए थी तो नहीं आ पाई, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है उस कंपनी के वापस आने के लिए। उन्हें कुछ एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 3G के अंदर उसने बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा चल गए फ़ोन। लेकिन अब जब 4G की लहर आई थी, उस टाइम पे भाई सिर्फ रेडमी और ओप्पो और ये वाली जो कंपनी सिर्फ यही थी जो उसको झेल पाई, इनोवेट कर पाई और सक्सेस अचीव कर पाई। और अगर आपको भी सक्सेस अचीव करनी है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और फटाफट से लाइक भी कर देना, बिकॉज भाई करो लाइक यार।